मानवता के नाते यदि बात करें तो सबसे गंदी जो डेथ मानी जाती है ये भूख से मानी जाती है। जरा सोचिए कि मौत भूख लगने के कारण हो जाए और खाने की उपलब्धता ना हो तो कैसा लगेगा। ऐसा ही कुछ हो रहा है अफ्रीकन पेंगुइन के साथ। असल में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जनरली ये समझा जाता है कि जो पेंगुइन्स हैं ये अंटार्कटिका के आसपास के रीजन में, दैट मीन्स पोलर क्लाइमेट में आपको दिखाई देते हैं। बट एक्चुअली में देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ पेंगुइन। जैसे कि यदि सबसे बड़े पेंगुइन की हम बात करें तो लगभग 3.5 फीट लंबा ये होता है। एम्परल पेंगुइन इसका नाम होता है। इससे पहले भी कई जो पेंगुइन्स हैं ये चर्चा में रहे हैं। यदि सबसे छोटे पेंगुइन की बात करें तो इसको ब्लू पेंगुइन का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये तमाम प्रकार के पेंगुइन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम अफ्रीकन पेंगुइन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मिलता कहां पर है तो बेसिकली याद रखिएगा कि जो अफ्रीका का दक्षिण यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में जो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका देश है, इनका जो कोस्टल एरिया है जो कि दक्षिणी सागर भी नहीं, इंडियन ओशन के साथ एक्चुअली में बॉर्डर क्रिएट करता है, उसके आसपास के रीजन में ये रहते हैं। 2014 से लेकर 2011 के बीच में आप देखोगे कि 60,000 अफ्रीकन पेंगुइन्स की डेथ हुई थी और ये किसी बीमारी के कारण नहीं, एक्चुअली में भूख के कारण ये डेथ हुई थी। इस न्यूज के बारे में हम कवर करने जा रहे हैं क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अफ्रीका में मिलने वाले ये जो पेंगुइन्स हैं ये 2035 तक पूरी तरह से पृथ्वी से एक्सटेंड हो जाएंगे। इसका एक मेन कारण है कि भाई इनके लिए जो भोजन की उपलब्धता है ये कम हो रही है। यहां पर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग तो आएगा ही आएगा, बट ये सेगमेंट भी इसमें एड ऑन होगा। अच्छा, भोजन की उपलब्धता क्यों कम हो रही है? क्योंकि सार्डाइन नामक एक फिश होती है, ये इसको भोजन के तौर पर कंज्यूम करते हैं और बहुत बड़े लेवल पर ये कंज्यूम करते हैं। असल में पेंगुइन्स में 21 डे का एक फास्टिंग पीरियड चलता है जिसमें ये कुछ नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि एक्चुअली में पेंगुइन्स के जो पर रहते हैं ये झड़ते हैं। इस पूरी प्रोसेस को नाम दिया जाता है मॉल्टिंग की प्रक्रिया। मॉल्टिंग की प्रक्रिया में होता यह है कि ये पूरे झड़ जाते हैं, यानी कि पुराने जो पंख है ये गिर जाते हैं, नए पंख आते हैं। 21 डे का इसमें समय लगता है, इसको कहा जाता है मॉल्टिंग। और ये इस समय कुछ नहीं खा पाते। ये जो सार्डाइन यानी स्टॉक्स हैं या फिर सार्डाइन जो मछली है, इसको खाकर ये अपने में फैट बढ़ा लेते हैं ताकि 21 डे तक ये सर्वाइव कर पाए। हो ये रहा है कि अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है और क्लाइमेट चेंज के कारण ये जो सार्डाइन मछली है इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो रही है। इसकी पॉपुलेशन कम होने के कारण ये और साथ में ह्यूमंस के द्वारा जो इंडस्ट्रियल ओवर फिशिंग हो रही है, इसके कारण सार्डाइन की पॉपुलेशन कम होती जा रही है। सार्डाइन वही मछली है जिसको अक्सर आपने पेंगुइन के मुंह में दबा हुआ देखा होगा। बहुत ज्यादा फेवरेट इनकी डिश मानी जाती है सार्डाइन फिश। ठीक है, और भी कई होती है बट फिश की एक स्पीसी है, एक प्रजाति है सार्डाइन। इन सभी कारणों के कारण एक्चुअली में पेंगुइन की भूख के कारण डेथ हो रही है और ये पूरी खबर है। और इसमें बताया जा रहा है कि 2035 तक ये पूरी तरह से एक्सटेंड हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक एक करके पूरे इशू को हम समझते हैं। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर 3 सेगमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन सिनेरियो, क्लाइमेट चेंज एंड मरीन इकोसिस्टम, सस्टेनेबल फिशरीज मैनेजमेंट। प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिएगा अफ्रीकन पेंगुइन और आईयूसीएन स्टेटस आपसे पूछ सकता है। ओशन करेंट्स एंड मरीन फूड चेन के बारे में पूछ सकता है। कीस्टोन स्पीसीज के बारे में पूछा जा सकता है। ऐसे और इंटरव्यू में इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी यदि आपका फेवरेट टॉपिक है तो, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। क्लाइमेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो अफ्रीकन पेंगुइन का साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है। आवास कहां पर है? कोस्टल एरिया ऑफ साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। आहार है इसका सार्डाइन्स और जो एंकोवीज होती हैं छोटी मछलियां, ये भी है। अफ्रीका का एकमात्र पेंगुइन प्रजाति है बिकॉज कि अफ्रीका का जो क्लाइमेट आप देखोगे, तीनों ही जो इमेजिनरी लाइंस हैं, दैट मींस इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहां से पास होती हैं, जिसके कारण यहां पर मेनली जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। बट जो सदर्न वाला पार्ट है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे वाला जो एरिया है, यहां पर आपको पेंगुइन्स की एक प्रजाति दिखाई देती है, एकमात्र अफ्रीकन पेंगुइन की प्रजाति। असल में ये गधे जैसी आवाज निकालते हैं, दैट इज वाई इसको कई बार जैकास जो पेंगुइन है इसका भी नाम दिया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? याद रखना कि जो पेंगुइन है ये मित्रों के यानी जो ह्यूमंस हैं इनके बहुत अच्छे मित्र होते हैं। यदि आप किसी पेंगुइन से दोस्ती करना चाहेंगे तो ये इजिली आपसे घुल मिल जाएगा, यानी कि
अदर जो पक्षी हैं ये जिस प्रकार से ह्यूमन से डरते हैं और ह्यूमन से थोड़ा सतर्क रहते हैं, ये ह्यूमन के बहुत अच्छे मित्र माने जाते हैं पेंगुइन। यहां पर यदि मैं आपको शॉकिंगली एक बात बताऊं कि ये एक प्रकार का पक्षी है जो कि पहले उड़ भी पाता था, अब ये नहीं उड़ पाता है, अब ये फैटी हो गया है, नहीं तो पहले ये सर्वाइव भी किया करता था। एक प्रकार के पक्षी में इसको काउंट किया जाता है, झुंड में ये रहते हैं, अकेले रहना इनको पसंद है नहीं। याद रखिएगा कि असल में हम यदि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो अफ्रीकन पेंगुइन इस मध्य स्तर में आकर करते हैं। ये खाते हैं, इनका जो भोजन है, मेन भोजन है, यह सैर्डाइन्स और साथ में ये जो एंक्यूवाइस होते हैं, यानी कि मुख्य ये शिकारी प्रजातियां हैं, ये फाइटोप्लैंक्टन को खाती हैं। प्राथमिक उत्पादक है ये फाइटोप्लैंक्टन। इन ये भोजन है किसका? सैर्डाइन्स और एंक्यूवीज का। और मध्य स्तरीय शिकारी में कौन आते हैं? ये जो अफ्रीकन पेंगुइन है, ये अफ्रीकन पेंगुइन भोजन बनते हैं शार्क्स और साथ में जो केप्स हैं इनका। यानी कि याद रखो कि ये एक प्रकार की फूड चेन है, और फूड चेन में से यदि एक भी जो ट्रॉफिक लेवल है ये गायब हो जाए, तो एक भी ट्रॉफिक लेवल के गायब होने पर पूरी की पूरी जो फूड चेन है ये इंटरप्ट हो जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि भाई ये जो अफ्रीकन पेंगुइन है, यदि इनको बचाना है तो हम ये जो इंडस्ट्रियल ओवरफिशिंग कर रहे हैं इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक कम करना पड़ेगा, क्योंकि यदि इसको कम नहीं किया गया तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका नेगेटिव इंपैक्ट ये होगा कि हमारी जो पूरी पूरी फूड चेन है, वेब चेन है, ये गड़बड़ा जाएगी, इसमें इंटरप्शन होगा और ये डिसबैलेंस आपको देखने के लिए मिलेगी। एक्चुअली में की स्टोन प्रिंसिपल क्या कहता है कि सैर्डाइन पारिस्थितिकी तंत्र के समान रूप से बड़े हिस्सों को सहारा देती है ना, और यदि इन्हें हटा दें तो पूरी जो संरचना है पेंगुइन से लेकर जितने भी शीर्ष शिकारी हैं, यानी कि टॉप लेवल कंज्यूमर हैं, ये ढहने लगती है और स्मॉल फिश सस्टेन नहीं कर पाती। स्मॉल फिश एक्चुअली में लार्ज इकोसिस्टम को जन्म देती है। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ आगे आते हैं। 2004 से 2011 का क्या संकट था? असल में याद रखिएगा 2004 से 2011 तक की यदि हम बात करें तो ये जो वेस्टर्न कैप वाला एरिया है, नामीबिया नहीं, साउथ अफ्रीका का वेस्टर्न कैप ऑफ गुड होप वाला जो सेक्शन है, अगुलास वाला एरिया, ठीक है, इसके पास से जो सैर्डाइन की आबादी में गिरावट है ये शुरू हुई थी 2004। और 2006 से ये देखा गया था कि पेंगुइन्स की भूख के कारण मृत्यु होने लगी है। क्यों? क्योंकि फिजिकली ये वीक होने लगे हैं। आ जाता है 2008, यहां पर क्रेटेस्ट्रॉफिक जो ब्रीडिंग डिप्रेशन है ये देखने के लिए मिला था, यानी कि जो प्रजनन विफलता है ये देखने के लिए मिली थी। इसमें होता यह है कि भाई जो चूजे हैं ये वयस्क होने से पहले ही इनकी डेथ हो जाती है। इसको कहा जाता है क्या? प्रजनन विफलता। 2010 में आप देखोगे कि IUCN सामने आता है और इनकी जो स्थिति इनको एंडेंजर्ड स्थिति में रखता है। ये एंडेंजर्ड का मतलब क्या है कि इनको बचा लिया जाए, नहीं तो आगे आने वाले समय में ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगे किस पर? धरा पर। 2011 में यदि हम देखें तो बहुत बड़े पैमाने पर इनकी डेथ होती है, और इतने बड़े पैमाने पर डेथ होती है कि लगभग 60,000 के आसपास ये डेटा आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। 60,000 के आसपास ये डेटा मिलेगा। 60,000 जो अफ्रीकन पेंगुइन है इनकी डेथ हुई। ऐसा नहीं है कि बस 60,000 अफ्रीकन पेंगुइन, इसके अलावा 10,000 आप देखोगे एम्परर पेंगुइन की भी डेथ हुई थी, लाशें भिज गई थी। भाई आप जरा देखें कि ह्यूमन कितना ज्यादा सेल्फिश है कि वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ऐसे जो बेजुबान है इनकी हंटिंग कर रहा है, भले ही वो एक प्रकार से जानबूझकर नहीं कर रहा है, थोड़ा सा अनजाने में कर रहा है, बट हो तो रही है गलती। सो यहां पर याद रखना ओशन वार्मिंग और साथ में जो इंडस्ट्रियल ओवरफिशिंग है, इंडस्ट्रियल ओवरफिशिंग को मैंने समझाया। ओवर वार्मिंग की यदि हम बात करें तो जैसा ओशन वार्मिंग की यदि हम बात करें तो जैसा ग्लोबल वार्मिंग है ना, वैसे ही आपको देखने के लिए मिलेगा ओशन वार्मिंग। यानी कि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग आप देखोगे कि जो समुद्र सतह है इसका तापमान बढ़ रहा है। हर एक जीव एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर को सह सकता है। यदि उस एप्रोप्रिएट टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर उसको किसी क्षेत्र में मिल रहा है, ये जो उसके शरीर के एप्रोप्रिएट नहीं है, तो याद रखना वो हानिकारक हो जाता है। सो इसके कारण ओशन ट्रिगर होता है। बेंगुएल जो कोल्ड करंट और वार्म करंट हैं, जो कि हर एक जीव जंतु, हर एक बायोस्फीयर रिजर्व के हर एक इकोसिस्टम के लिए एसेंशियल माने जाते हैं, उसमें चेंजेस आते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग, ओशन टेम्परेचर राइज होता है, बेंगुएला कोल्ड करंट इसके कारण डिस्टर्ब होता है। और याद रखो कि जो फाइटोप्लैंक्टन है ये रिड्यूस होते हैं, इनका प्रोडक्शन रिड्यूस होता है। सराइन जो माइग्रेशन है ये होता है कहां पर? ईस्ट की ओर। और जो पेंगुइन्स हैं ये इनका फूड नष्ट हो जाता है, और इसके कारण समझे ना कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हुई, ओशन का टेम्परेचर बढ़ा,
बेंगुएला कोल्ड करंट जो यहाँ पर चलता है वो इंटरप्ट हुआ और इसके कारण जो फाइटोप्लैंक्टन है वो नष्ट हो गए। फाइटोप्लैंक्टन बेसिकली भोजन है किसका, सेडाइन का। ये माइग्रेट कर जाएंगी, माइग्रेट करेंगी तो अब जो पेंगुइन है इनका भोजन ही माइग्रेट कर गया, ये तो माइग्रेट कर नहीं सकते बिकॉज ये लैंड एरिया में रह रहे हैं। लैंड एरिया में ठंडा ही एरिया इनको पसंद है, ऊपर जा नहीं सकते, समुद्र में ये रह नहीं सकते हैं। बात समझे। याद रखना कि इनमें एक प्रकार की ग्रंथि होती है जो कि खारे पानी को मीठे पानी में या फिर खारे पानी में जो सॉल्ट होता है इसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। अब ये जब सॉल्ट करती है, इसको एब्जॉर्ब करती है, तो कई बार ये छींक के सहारे इस नमक को बाहर निकालती है। कई बार इनको स्नीजिंग बर्ड भी इसलिए कहा जाता है। ये इनकी नाक भी बहती रहती है, असल में वो नमक निकलता रहता है इनकी नाक से। सो याद रखना कि ओवरफिशिंग की यदि हम बात करें तो यहाँ पर ह्यूमन मल्टीप्लायर आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि व्हेन फिशरीज कंप्लीट विथ वाइल्ड लाइफ। औद्योगिक जो फिशरमैन होते हैं ये जाते हैं और यहाँ की मछलियों को पकड़ते हैं, इसके कारण इनका डिप्लेशन होता है। क्लाइमेट ने फिश रेंज को सिकोड़ दिया है, यानी कि अब जहां पर पहले जिस एरिया में बहुत सारी फिशेस मिलती थी अब ये धीरे धीरे कम हो रही हैं, इसके बारे में यहां पर बातचीत की गई है। नाउ यहां पर होना क्या चाहिए, यानी कि जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ये इकोलॉजिकल वार्निंग से ये पीछे हो गया है, तो हमको ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इस पर ध्यान देना चाहिए। नाउ यहां पर मॉल्टिंग क्या होती है, 21 डे फास्ट क्या है, और साथ में ठहरने का जो बिंदु है ये क्या है, इसके बारे में मैंने बताया है, इसको आप देख लीजिएगा। ये पीडीएफ यदि आपको डाउनलोड करनी है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम हैंडल से, जिसका नाम है अभिषेक कुमार ज्योग्राफी। इट्स माय ओन टेलीग्राम हैंडल। साथ ही साथ एक और टेलीग्राम हैंडल है जिसका नाम है सिविल्स विद आकाश। टेलीग्राम हैंडल सिविल्स विद आकाश। यहां पर आपको तमाम प्रकार की जो इंफॉर्मेशन है ये प्रोवाइड की जाती है। यदि आप इन बैचेस से या फिर इन टेलीग्राम हैंडल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो जाना सर्च करना, सिंपली आपको मिल जाएगा। अब जरा समझिएगा कि असल में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र इससे कौन सा है। कॉलोनी कोलैप्स, यानी कि मान लीजिए ऐसा कोई एरिया है तो एक तो समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, ये भी सबसे बड़ा संकट है। सो पश्चिमी कॉलोनी की यदि हम बात करें, पश्चिमी कॉलोनी मतलब कि जो अटलांटिक ओशन की साइड आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐतिहासिक रूप से मछली से ये समृद्ध था, बट वेंगुएला अपवेलिंग जोन के ये सबसे निकट भी था। सेडलाइन के दूर चले जाने पर सबसे विनाशकारी हानि यहीं पर शुरू हुई थी। आईयूसीएन स्टेटस की जो स्थिति है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड आ गई, यानी कि कुल आबादी लगभग 10 लाख 1900 के आसपास से घटकर 20,000 से कम जोड़ों तक रह गई। जोड़ों की मैं बात कर रहा हूं। डेसन आइलैंड यहां पर इंपॉर्टेंट है, यहां पर अफ्रीकन पेंगुइन्स की कॉलोनी है, और रॉबन आइलैंड यहां पर इंपॉर्टेंट है बिकॉज, और यहां पर नेल्सन मंडेला के कारावास स्थान के रूप में भी ये प्रसिद्ध है। नेल्सन मंडेला शायद आप इसको जानते होंगे, ठीक है, इनको जानते होंगे, नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना होगा शायद। याद रखिएगा कि यदि मान लीजिए ऐसा हुआ तो इसके क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं। सो फूड चेन इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है, मरीन बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकती है, फिशरीज इकोनॉमी आपको देखने डिस्टर्ब होती हुई देखने के लिए मिलेगी, क्लाइमेट फीडबैक लूप आपको देखने के लिए मिल सकता है। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ यहां पर यदि देखा जाए तो ब्लू इकोनॉमी के लिए भी ये एक प्रकार से खतरा है। क्यों भाई, क्योंकि यहां पर क्लाइमेट चेंज की बात हुई है। क्लाइमेट चेंज के कारण ओशनिक जो सरफेस है इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओशनिक सरफेस का टेम्परेचर बढ़ने के परिणाम स्वरूप आप देखोगे कि असल में जो ओशन में मौजूद जीव जंतु हैं उनकी भी तो हानि हो रही है, और यदि उनकी हानि हो रही है तो भाई साहब ये वही तो बात हुई ना कि असल में ओशन में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं दे आर पार्ट ऑफ ब्लू इकोनॉमी, मतलब कि ब्लू इकोनॉमी भी इंटरप्ट हो रही है। तो भारत के अरेबियन सी और वेस्ट बंगाल में भी ऐसे कई दबाव दिख रहे हैं, जैसे कि लाइक ओवरफिशिंग, वार्मिंग सी सरफेस और कोरल ब्लीचिंग, ये तमाम प्रकार के। ऑलिव रेड टर्टल की यदि हम बात करें तो यहाँ पर बायकैच के कारण जो घोंसले बनाने में बाधा हो रही है, इनको प्रजनन करने में बाधा हो रही है। कोरल ब्लीचिंग हो रहा है लक्षद्वीप के आसपास और अंडमान के आसपास के एरिया में। ठीक है, डिक्लाइनेशन ऑफ फिशिंग स्टॉक, यानी कि जो मछली है इनकी उपलब्धता में आपको कमी देखने के लिए मिल रही है। यूपीएससी के सिनेरियो में याद रखिएगा वेरी वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं। मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, बिकॉज की बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आप पढ़ते हो, जियोग्राफिकल जो प्रोटेक्टेड एरिया है इनके बारे में पढ़ते हो, बट मरीन प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में जनरली कम ही पढ़ा जाता है। इकोसिस्टम बेस्ड जो कंजर्वेशन है इसके बारे में याद रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में याद रखना, फिशरीज पॉलिसी के बारे में और ब्लू इकोनॉमी फ्रेमवर्क के बारे में आप याद रखिएगा। गेटिंग माय पॉइंट।
नाउ। याद रखो, जस्ट सेकेंड। सो ये एक प्रकार की चेतावनी है कि भाई संभल जाओ, नहीं तो आने वाला जो समय है ये और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बिकॉज कि हर एक स्पीसी एनवायरमेंट इकोलॉजी में, बायोडाइवर्सिटी में जरूरी होती है। ऐसा नहीं है कि बस ह्यूमंस ही जरूरी है, हर एक स्पीसी एनवायरमेंट इकोलॉजी में, बायोडाइवर्सिटी में अपना एक अलग महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ऐसे शॉर्ट एंड स्वीट जो करंट अफेयर हैं ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में यदि ऐसे करंट अफेयर आपको पसंद आते हैं तो आप इन वीडियोस पर अपना जो फीडबैक है ये दे सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? बाकी मिलते हैं ऐसे ही किसी अदर करंट अफेयर के साथ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।